हेलो बच्चों, कल हमने पाठ 5 जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसका पाठ परिचय समझा। आज हम ये पाठ जो है आपका चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। और आप अपनी बुक निकाल लें, जहाँ आपको समझ नहीं आए इसमें मोबाइल में, तो आप अपनी बुक में से रीडिंग के हिसाब से देखते रहें और मेरी आवाज़ सुनें, ध्यान से समझें। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम सामान नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं, क्योंकि राजनेता वगैरह सब एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, या कोई बात होती है, कोई घटनाक्रम होता है तो पत्रों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है। जो अधिकतर जो साहित्य लिखा गया है बहुत सारा, तो पत्रों को इंगित करके भी लिखा गया है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी मतलब अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद और तेलुगु में उत्तरम या जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद भी कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी का कोई संदेह नहीं है। मतलब पत्र जो है यादों को सहेज कर कैसे रखते हैं। मान लो किसी पिता ने अपनी पुत्री को लिखा, पुत्री ने अपनी माँ को लिखा, या किसी रिश्तेदार ने किसी रिश्तेदार को लिखा, तो वो पत्र जब वो संभाल कर रख लेते हैं, फिर उनको कई महीनों बाद, सालों बाद पढ़ते हैं, तो वो यादें दोबारा, वो भावनाएं दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि यादों को भी सहेज कर रखने का एक माध्यम है कौन? पत्र। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है, यानी लिखने का कला भी बहुत प्रभाव डालती है पत्रों की, क्योंकि कोई भावुक पत्र लिखता है, कोई नॉर्मल पत्र लिखता है, कोई अपनी पत्रों में बहुत सारी जानकारियाँ देता है। तो इस तरह से तो और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है, यानी एक स्थान। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। यानी एक दूसरे को तलाशते का मतलब यहाँ पर है कि लोग जब दूसरे लोगों को लिखते हैं पत्र, तो वो पत्र उनके पतों पर डाकिया खोजता हुआ पहुंचता है कि उसके घर तक पहुंचाना है। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का सामान केवल हरकारे रनर्स, हरकारे जो घोड़ों पर बैठकर चिट्ठियाँ राजाओं के समय में लेकर जाते थे एक दूसरे के पास, तो उनको बोलते हैं हरकारे, इंग्लिश में रनर्स, या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, पहले तो घोड़े लेकर जाते थे और फिर कौन आया? पहिया आया। पहिया मतलब रेल वगैरह, बस वगैरह, ट्रक वगैरह, ये सब गाड़ियाँ चली। तो इसके बाद में जो है वो पत्र पहिए के माध्यम से एक दूसरे स्थान तक पहुंचने लगे। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। एक फैक्स मशीन होती थी, जिसमें किसी व्यक्ति को बहुत अर्जेंटली कोई काम के लिए किसी को सूचना देनी होती थी, तो वो तार विभाग करता था। यहाँ से वो सूचना फैक्स होती थी और दूसरी जगह पर जाकर तुरंत से निकाल के वो कागज़ और जिस व्यक्ति तक पहुंचानी होती थी वो सूचना उसके घर तक पहुंचाई जाती थी। तो ये जो सिलसिला था वो और भी तेज़ था। यानी चिट्ठी तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पहुंचेगी, लेकिन तार जो है वो तुरंत ही पहुंच जाता था। वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। पिछली शताब्दी मतलब पिछले 100 वर्षों में डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया।
भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। तो पत्र जो है वो अच्छे से लिखे जाएं, पत्रों का लेखन कार्य अच्छा हो, ये सब स्कूलों में भी सिखाया गया, स्कूली पाठ्यक्रमों के द्वारा समझाया गया बच्चों को, जिससे कि वो आगे अपने आने वाले समय में पत्र अच्छे से लिख पाएँ। और बीच बीच में समय समय पर जो डाक विभाग है उसने भी निबंध प्रतियोगिता, पत्र लेखन प्रतियोगिताएं करवा कर भी लोगों का इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई। और गांवों में तो आज भी, देहाती दुनिया में आज भी चिट्ठियां से ही काम चल रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि मतलब चिट्ठियां बंद हो गई। आज मान लिया मोबाइल है, टेलीफोन है, इसकी वजह से चिट्ठियां कम लिखी जाती हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को काम होता है वो तुरंत फ़ोन कर लेता है, अपनी बात कह देता है, अपनी बात सुना देता है, कोई सूचना देनी होती है दे देता है। तो मान लिया कि चिट्ठियों की कुछ तेज़ी रुकी है, लेकिन फिर भी आज भी व्यापारिक डाक है, दफ्तरों के काम हैं, ऑफिसों के काम हैं, ये सब चिट्ठियों के द्वारा ही चल रहे हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, यानी अंदर तक जाएं, पूरी सूचना इकट्ठी करें, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो। पत्रों का बेसब्री से, यानी बहुत बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। यानी बेसब्र होकर, यानी जिसमें सब्र ना हो, यानी उत्सुक होकर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना। क्यों? उसका कारण है कि जो लोग बहुत दूर दूर तक रहते हैं, जहाँ पर संचार के साधन नहीं हैं, जहाँ पर मोबाइल के टावर नहीं पकड़ते हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर चिट्ठियाँ ही आज भी पहुँचती हैं और चिट्ठियों का लोग इंतज़ार करते हैं, और इसीलिए वो उनका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और उनको उत्सुकता बनी रहती है कि कब हमारे रिश्तेदारों के, अपने घर वालों के पत्र आएंगे, उनकी खबर उनको मिलेगी, उनकी सूचना उनको मिलेगी। तो इस तरह से आज भी पत्र जो है अपनी एक अनोखी पहचान बनाए हुए हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले कई दिनों तक, 15 दिनों के बाद, महीनों दिनों तक पहुंचते थे, 10 दिनों में पहुंचते थे, लेकिन अब 2-3 दिन में हर जगह पहुंच जाती है डाक व्यवस्था। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी सामान विकसित हो चुके हैं, जैसे कि मोबाइल वगैरह, जैसे कि व्हाट्सअप वगैरह, है ना। वीडियो कॉल भी कर लेते हैं लोग, आमने सामने बैठकर बातें कर लेते हैं लोग। तो पहले की स्थिति और आज की स्थिति में हालांकि बहुत अंतर आ गया है, लेकिन फिर भी लोग चिट्ठियों को लिखते हैं। आज देश में ऐसे कई लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। जैसे विरासत मतलब रखते हैं ना, धरोहर। विरासत मतलब जो महापुरुष, जो अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा छोड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको हम सहेज कर रखते हैं, संजो कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। वैसे ही चिट्ठियों को भी एक विरासत के रूप में कुछ लोग बड़े प्यार से रखते हैं, क्योंकि उनमें उन लोगों की यादें हैं जो इस संसार से भी चले गए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, जो उद्योग करने वाले होते हैं ना, उनको उद्यमी बोलते हैं। कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। यानी एक उनके ऊपर अनुसंधान किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। अगर आज जैसे संचार सामान होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों की प्रेरणा देते हैं। जब नेहरू जी जेल में थे तो अपनी पुत्री जो थी इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जानी जाती हैं, इंदिरा गांधी,
जो हमारी भारत की प्रधानमंत्री थी नेहरू जी, उनको पत्र लिखते थे। उस समय वो बहुत छोटी थी और उनको तमाम प्रेरणादायी बातें, वो जानकारियाँ वो पत्रों के द्वारा ही देते थे। तो इसलिए पिता के पत्र पुत्री के नाम से एक बुक भी छपी है, जिसमें लोग आज भी बच्चे बड़े सभी उनको पत्रों को पढ़ते हैं और बहुत सारी प्रेरणा जानकारियाँ हासिल करते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, सहेज का मतलब उठा कर रख लेते हैं, संभाल कर रखते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। इसका कारण है क्योंकि उनको मिटा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, तो फिर हम भूल जाते हैं। चिट्ठियों को तो हम जब चाहें जब उठाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन SMS को कैसे, जब तो वो तो डिलीट कर दिया उसको। तो कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सबसे जो महात्मा गांधी है वो सबसे आगे रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के लोग जो है पत्र लिखते थे उनको, और वो उनका जवाब भी देते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था, यानी किस मुस्तैदी से किस तरीके से लड़ा गया था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। बस महात्मा गांधी जो इंडिया में रहते हैं ऐसे लिखा हुए आ जाते थे, उनका पता नहीं पता होता था किसी को तो, और वो वहाँ तक पहुँच भी जाते थे, वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया दिग्गज मतलब बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो आज़ादी के उसमें भाग लेते थे, जैसे बाल पाल रविंद्र या और भी हैं, तो वो सब उनके पास भी ऐसे पत्र पहुँच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया के सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में कोई जोड़ नहीं था, यानी सबसे ज़्यादा पत्रों का जवाब गांधी जी देते थे। कारण कि उनको जैसे ही कोई पत्र मिलता था वो तुरंत अपने हाथों से उसको लिखने बैठ जाते थे उसका जवाब, और वो उन पत्रों का जवाब देते थे। उसका कारण था कि यदि वो और किसी काम में लग जाएं फिर वो भूल जाएं, तो इसलिए वो जैसे ही पत्र पढ़ते थे वैसे ही पत्र का जवाब लिखने बैठ जाते थे। उसी समय उसका जवाब भी लिख देते थे अपने हाथों से ही। ज़्यादातर किसी से लिखवाते नहीं थे, अपने हाथों से पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका एक दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो बाएं हाथ से लिखने लग जाते थे, दोनों हाथों से लिखते थे। ये उनकी विशेषता थी। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पद से कम नहीं मानते, जैसे किसी ने किसी को एक गिफ्ट दिया हो। और कई लोगों ने तो इन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया। फ्रेम मतलब जैसे तस्वीर को फ्रेम करा लेते हैं ना, वैसे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, यानी हमको क्या लिखा है, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। पत्रों के आधार पर ही लिखी गई हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को प्रेरक जवाब देते थे, यानी प्रेरणादायी, यानी प्रेरणा देते थे उनको कि भाई किस तरह से लिखना चाहिए, कैसा लेखन करना चाहिए, इस तरह से। तो तथा पत्रों के जवाब में भी बहुत मुस्तैद रहते थे, यानी तैयार रहते थे बहुत। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं, यानी प्रेरणादायी हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य भी उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग
की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव, दुर्गम मतलब बहुत अधिक जंगल वाली जगहों पर जहाँ छोटे छोटे ढाणे वगैरह गांव बसे पड़े हैं वहाँ तक, या फिर बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खेतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, यानी देवता के रूप में। क्यों? क्योंकि जो डाकिया है वो उनका मनी ऑर्डर लेकर आता है। जो गांवों से निकलकर लोग दूर दूर शहरों में या कहीं और जाकर पैसा कमा रहे हैं तो वो मनी ऑर्डर के द्वारा अपने घर पैसे भेजते हैं और इस तरह से वो पैसों से ही उनका काम चलता है। इसलिए जब डाकिया आता है तो वो उनको देवता जैसा ही प्रतीत होता है, इसलिए डाकिया को देवदूत कहा गया है। तो ये अरविंद कुमार सिंह के द्वारा रचित पाठ मैंने आपको पढ़ाया, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और इससे हमें चिट्ठियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चिट्ठी हमारे जो जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती हैं क्योंकि ये हमारे भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने का स्रोत हैं। तो ये आपका पाठ पूरा हो गया बच्चे, और ये प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी, आप अपनी कॉपी में कर लेना। थैंक यू।